संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय शरीर का निर्माण भाग 1। शरीर को समझने का एक और भी मार्ग है। शरीर का निर्माण विश्व की तरह ध्वनि तरंगों से होता है। हमारे जीवन में भीतर बाहर सारा संप्रेषण इन्हीं तरंगों से होता है। सृष्टि के रंगों का आधार भी ध्वनि तरंगे ही हैं। हमारे चक्रों के भी रंग इंद्रधनुष के क्रम में होते हैं। मूलाधार से सहस्त्रार्ष तक ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। हमारे संगीत की तरंगे भी इन चक्रों की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं। प्रकृति के साथ हमारा आदान प्रदान भी आभामंडल इन्हीं तरंगों के जरिए करता है। हमारे दर्शन में जप का जो महत्व है उसको तरंगों की दृष्टि से हम आसानी से समझ सकते हैं। हमारी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर मंत्र का एक निश्चित प्रभाव भी होता है। तब हम समझ सकते हैं कि मंत्रों के जप से हम चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। यह एक भिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। हमारे मंत्र तीनों शरीरों पर समान रूप से प्रभाव रखते हैं। प्रश्न है तो बस आस्था और एकाग्रता का। इसमें यदि कमी आई तो प्रभाव विपरीत भी हो सकता है। एक आसान प्रयोग से आप भी साक्षात कर सकते हैं कि ध्वनि के स्पंदन कैसे प्रभावित करते हैं। 2 बोतलों में साफ पानी भरकर ढक्कन लगा दें। दोनों को अलग अलग कक्ष में रखें। एक बोतल के सामने नित्य सुबह शाम प्रार्थना करें, जैसे अपने आराध्य की पूजा में करते हैं। अच्छे वचन बोलें। दूसरी बोतल के समक्ष नित्य अपशब्द अभद्र भाषा बोलें। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद जिस बोतल के समक्ष प्रार्थना की, अच्छी बातें की, उसके पानी का रंग बदलकर पीला केसरिया सा हो गया। उसमें हल्की खुशबू भी आने लगी। दूसरी तरफ जिस बोतल के समक्ष अभद्र शब्द बोले गए, उसके पानी का रंग मटमैला सा गंदा प्रतीत होने लगा है। उस पानी में बदबू भी महसूस होगी। हमारे शरीर की रचना में भी 70% पानी है। ध्वनि के स्पंदन के प्रभाव से हमारा शरीर कैसे अछूता रह सकता है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और अंततः आत्मा भी प्रभावित होता है। नकारात्मक स्पंदनों का प्रभाव असाध्य रोगों के रूप में परिलक्षित होता है। जीवन से हमारा परिचय हमारे शरीर के माध्यम से होता है, वाणी और कार्यों के द्वारा होता है। इन सभी का आधार मन से भी परे हमारी आत्मा है। शरीर, वाणी, बुद्धि आदि तो अभिव्यक्ति के माध्यम मात्र हैं, कार्य संपादन के साधन मात्र हैं। हमारे मन का कोई भाव हम छिपाकर नहीं रख पाते। वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। कुछ भावों को प्रकट करते हैं, कुछ को छिपाते हैं। परंतु सच यह है कि छिपे हुए भाव हमारे भीतर निरंतर क्रियाशील रहते हैं। वे भी अपनी अभिव्यक्ति का अपना मार्ग ढूंढ निकालते हैं। हमें इसका आभास ही नहीं होता। हमारे शरीर में पनपने वाले असाध्य रोग भी हमारी छिपी हुई भावनाओं की ही अभिव्यक्ति है। हमारा शरीर भोजन से चलता है। यह एक स्थूल तथ्य है। भोजन से रस बनता है, रक्त बनता है और आगे संपूर्ण सप्त धातु बनते हैं। अंत में मन का स्थान है। ओज द्वारा इसका पोषण होता है। यह एक प्रयोगशाला जैसा नियम है। पाचन शक्ति कमजोर होने पर यदि रस नहीं बने तो आगे के सभी धातु कमजोर पड़ जाते हैं। रस बने और रक्त न बने तो भी आगे के धातु कमजोर पड़ जाते हैं। चूंकि मन अंत में बनता है, अतः हर धातु के विकार का प्रभाव इस पर पड़ता है। हमारा ओज या तेज प्रभावित होता है। एक ही घर में खाना खाने वाले सभी लोगों के शरीर अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? वे भिन्न भिन्न रोगों के शिकार क्यों होते हैं? भोजन की मात्रा बदलने से इतना अंतर तो नहीं आ सकता कि एक निरोगी रहे, दूसरे के पेट में अल्सर हो जाए और तीसरे को हृदय रोग लग जाए। हमारी पाचन क्रिया से शरीर की सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। ये सभी रसायन हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। उनका संतुलन और नियंत्रण हमारी भाव क्रिया पर आधारित होता है। यही कारण है कि क्रोध आने पर हमारी भूख बंद हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। भय का प्रभाव भी प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है, तो प्रसन्नता का भी। भोजन करते समय किस प्रकार के भाव हमारे मन में चलते हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए कहा गया है कि भोजन शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए, ताकि सभी रसायन संतुलित बनते रहें। हमारे शरीर में कई ग्रंथियां हैं। हर ग्रंथि का अपना कार्य क्षेत्र है, अपने रसायन हैं।
ये ग्रंथियां हर अवयव की आवश्यकता के अनुसार रसायन छोड़ती रहती हैं, शरीर के रसायनों का संतुलन बनाए रखती हैं और शरीर को स्वस्थ रखती हैं। इनको अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इनका नियंत्रण मस्तिष्क से होता है। हम ग्रंथियों को समझ सकते हैं, इनसे निकलने वाले रसायनों को समझ सकते हैं, किंतु मस्तिष्क के साथ होने वाले इनके आदान प्रदान को पूरी तरह नहीं समझ पाते। यूं तो मस्तिष्क का भी नियंत्रण विभिन्न ऊर्जाओं द्वारा ही किया जाता है। ये ऊर्जाएं मन से प्राप्त होती हैं, हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचारों से प्राप्त होती हैं। मन के भावों से विचार बदलते हैं। मन पर इच्छा, स्मृति और कल्पनाओं का प्रभाव भी पड़ता है, जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। यह सारा क्षेत्र सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र है, सूक्ष्म शरीर का क्षेत्र है, प्राण क्रिया का क्षेत्र है। हमारे शरीर में जो प्राण, अपान, समान आदि प्राण हैं, वे स्थूल प्राण हैं। इनका निर्माण भी सूक्ष्म प्राणों से होता है। ये सूक्ष्म प्राण ही हमारे मन और मस्तिष्क की क्रियाओं का संचालन करते हैं। ये अनुभवजन्य प्राण हैं। अभी तक जो उपकरण बने हैं उनसे इनके चित्र लेना तो संभव हुआ है, किंतु इनका रासायनिक आकलन नहीं हो पाया है। इन प्राणों की क्रियाओं से ही अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के रसायनों का नियंत्रण होता है। हमारे भावों में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रसायनों की मात्रा भी बदलती रहती है। बहुत कम ऐसा होता है कि लंबी अवधि तक इनका संतुलन बना रहता हो। हमारी हर मानसिक विकृति के साथ ही रसायनों का असंतुलन शुरू हो जाता है। यह हमारे रोग का प्रथम लक्षण है। भावनाओं का असंतुलन भी कई प्रकार का होता है। तात्कालिक और क्षणिक से लेकर स्वभावगत लंबे काल तक चलने वाला असंतुलन और इसके बीच की अनेक परिस्थितियां, इसके साथ ही हमारे कार्यों द्वारा पैदा किया गया असंतुलन, जिससे हमारी शारीरिक क्रियाओं और क्षमताओं में गिरावट आती है। हमारे व्यसन, हमारा वातावरण और हमारे संस्कारों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। अति की मार पड़ती रहती है। अति भोजन, अति निद्रा, अति भाषण, अति मैथुन, अति तनाव आदि सभी तो हमें प्रभावित करते रहते हैं। हमारे तात्कालिक लक्षण तो कुछ देर ही प्रभाव दिखाते हैं, किंतु हमारी प्रसन्नता, क्रोध, क्षोभ आदि अनेक रूपों में दिन भर आते जाते हैं। कभी मन नहीं लगता, कभी भूख बंद हो जाती है, तो कभी नींद उड़ जाती है, पर अगले दिन फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है। लंबे काल तक बना रहने वाला वैचारिक और भावनात्मक असंतुलन गहरा प्रभाव दिखाता है। जैसे बंद पड़े मकान में मिट्टी की परतें एक के ऊपर एक जमती चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर में अलग अलग अवयवों में रोगों के लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। ये परिवर्तन सूक्ष्म होने के कारण हमारे स्थूल चिंतन की पकड़ में नहीं आते। हमारी पकड़ में आने तक देर हो चुकी होती है। पकड़ में आने पर भी हम इनको शरीर की व्याधि मानकर ही उपचार कर पाते हैं। वास्तव में ये तो लक्षण मात्र होते हैं। व्याधि भी अभिव्यक्ति है, रोग का कारण नहीं है। सही अर्थ में कारणों का तो चिंतन ही नहीं होता। होता यह है कि जब एक ही प्रकार का भावनात्मक असंतुलन वर्षों बना रहता है, तो विभिन्न अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का रासायनिक असंतुलन भी वर्षों तक बना रहता है। ये रसायन हमारे रस, रक्त आदि को असंतुलित करते हुए शरीर की संरचना को विकार की एक निश्चित दिशा में बदलते रहते हैं। यह विकार ही असाध्य रोग बनता है। हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं। शरीर के 3 स्वरूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। प्रत्येक शरीर की अपनी ग्रंथियां हैं। जो कुछ कारण शरीर में होता है वह स्थूल शरीर में अभिव्यक्त होता है। जो कुछ हम स्थूल शरीर और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं वह सूक्ष्म से संचित होता है। हमारी भाव क्रियाओं का धरातल कारण शरीर है और वही हमारे स्थूल जीवन का मुख्य नियंता है।